अच्छा, वेलकम बैक टू द टेक टॉक। और व्यूअर्स, थोड़ा ब्रेक के बाद हम ईद के बाद इकट्ठे हुए हैं। और आदिल, आफ्टर ईद मुझे लगा है थोड़ा कुछ चीज़ें तो बड़ी अपडेट हुई हैं। जिस तरह के एग्जांपल लें कि आपको आज पता लगा है कि व्हाट्सएप जो है ना वो एक्चुअली में इनक्रिप्टेड नहीं है, उसके एम्प्लॉयज़ देख रहे होते हैं। ये कहना है टेलीग्राम के सीईओ का। हाँ, और ये रिपोर्ट भी आई थी। ये रिपोर्ट भी आई थी। ये कुछ अर्सा पहले हमने इस पे बात की थी कि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है यूएस की, अच्छा, अभी उधर किसी ने लॉ सूट इन्वेस्टिगेट हो फाइल रहा किया है इस था। पे, लॉ सूट फाइल जी हुआ जी, हुआ है। लॉ सूट चल रहा था और वो ये इन्वेस्टिगेशन भी हो रही थी और फिर हाँ, कहीं ऊपर से ऑर्डर आया और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई। बंद हो गई थी, आपने बताया था। जी जी, वो यस, सारी डिटेल्स हमने शेयर की थी और उन्हीं पे जो टेलीग्राम का सीईओ सीईओ पॉल है डुरोव। पॉल दुरोव, उसने इस पे इसी पे बात की है कि ये सारे के सारे मैसेज असल में देखे जा रहे थे और ज़्यादातर लोग वो इंडिया में बैठे हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन की गई है, जो मैसेजेस देख रहे होते हैं और वो आपकी सारी कन्वर्सेशन से अवेयर होते हैं। जो सो कॉल्ड एनक्रिप्शन एंड टू एंड वो हाँ, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमने बोला था कि द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग इज़, आपको अगर नहीं होना तो आप अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ मत शेयर करें। दिस इज़ द ओनली थिंग। लेकिन बात ये कि मैसिव ऑडियंस है जो व्हाट्सएप पे सारा दिन सारी काम कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, जी हर जी कोई कर रहा है। सो उसका तो ये है, लेकिन आपको ध्यान करना पड़ेगा कि इवन व्हाट्सएप कैन बी यूज्ड एज, जैसे एक टाइम पे फेसबुक पे हमें होता था। अब तो इंस्टा के भी एंड टू एंड इनक्रिप्शन ख़त्म हो गई है ना हाँ, उनके वो मैसेजेस बाकी में से। ख़त्म हो गई है हाँ, इंस्टा। खैर ये हमने कहा कि एक चलो जो है ना हाँ, लेकिन अपडेट। इसी के साथ वो दूसरी बात भी चल रही है ना कि CIA के जो यस, चीफ ने बात की है रीजनल फॉर्मर हेड की। फॉर्मर था जी ना ये जी, कोई। फॉर्मर पाकिस्तान का रीजनल हेड रहा है 2004 से 11 तक। यस, और उस बंदे के मुताबिक आपके फ़ोन की, लैपटॉप की, टीवी की, हर चीज़ का एक्सेस होता है इनके पास। तो सी, ये यूज़ करते रहे 2017 में जब लीक हुई है, तो तब पता चला कि इनके पास हर चीज़ का एक्सेस था। हाँ हाँ हाँ। और उसने इस चीज़ को अब कंफर्म भी किया कि हाँ, CIA के पास, यूएस एजेंसीज के पास एक्सेस होता है हर चीज़ का। लेकिन तो वो अगर ये आपके नहीं लैपटॉप में करते। कैमरा ऑन है तो वो हर वक्त देख सकते हैं, आपको आपके लेकिन फ़ोन इस के चीज़ कैमरा को देख इस सकते हैं। चीज़ को वैसे ना वो ऑफिशियली नहीं मानते। वो ये कहते हाँ हैं कि मतलब ये कंपनीज कोई उसके उनके साथ शेयर नहीं है। मतलब अगेन इट कैन नॉट नेवर बी एन ऑफिशियल थिंग। ये तो हो ही नहीं सकता, वरना बंद हो जाए उसी दिन बड़ा प्लेटफॉर्म। द पॉइंट इज़ कि वो क्या सुन सकते हैं, क्या देख सकते हैं पब्लिकली। वो कह रहे हैं कि हमने पब्लिकली तो नहीं देख सकते थे, लेकिन अगर वो किसी इंडिविजुअल का देखना चाहें तो यस दे कैन। जी, लेकिन जिस बंदे ने लीक किया था हम्म, ये इन्फॉर्मेशन, उसको 40 साल कैद हुई है, पता है आपको, जेल में। ये अभी की बात है। नहीं, ये 2017 में जब जिस बंदे हम्म ने लीक किया था, हम्म उसको 40 साल कैद हुई, सजा की कि आपने दुनिया को क्यों बता दिया हम हैक कर सकते थे हर चीज़ को। हम्म। उसकी वजह से इन्हें बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा था ना। लेकिन और ये अब क्योंकि जब CIA चीफ रीजनल हेड ने इसने कंफर्म कर दिया, तो अब फिर से एक पेंडोरस बॉक्स खुल जाएगा। हाँ उसने कहा इंक्रिप्शन बेशक आपकी एग्जिस्ट करे एंड टू एंड, जब आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज्ड है और आपके एंड टू एंड इंक्रिप्शन का क्या फ़ायदा। हाँ आपका फ़ोन ही एक्सेस कर सकते हैं, हम डायरेक्टली उसमें देख सकते हैं क्या मैसेज आ रहा है, क्या जा रहा है। हाँ, यानी उनका मकसद कहने का ये था कि इवन आप व्हाट्सएप के अंदर बेशक ना जाएं, बट व्हाट्सएप जिस वेसल में पड़ा है उसमें तो आप जी जा जी, सकते हैं ना। लाइक इवन कहने। टेलीग्राम है या सिग्नल भी है, अगर हाँ आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वो हाँ, एक्सेस कर सो सकते हैं उसको। द फोन कॉम्प्रोमाइजेशन, द स्पीच, जिस तरह इंस्टाग्राम और फेसबुक आपको अलाउ करवाते हैं कि आपका माइक और वो यूज़ कर सकते हैं। सो हाउ दे चूज़ आर वर्ड्स, कीवर्ड्स टू गेट आर एल्गोरिदम अकॉर्डिंग टू दैट, ये जी होता जी, है। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई छुपे वाली बात है नहीं। लेकिन इशू ये है कि आपके वो कैमरा एक्सेस और वो सारी चीज़ें, आपकी लोकेशन, एवरीथिंग कैन बी लाइक सारा हो सकता है। बट अब इशू ये हो रहा है कि ये फुल बात जो है ना एक किस्म की खुल के सामने आती जी जा जी, रही है आहिस्ता आहिस्ता। बल्कि इसमें एक एडिशनल स्टेप है जो हम लोग हम्म इस पे अक्सर बात नहीं करते हम्म और ज़्यादातर लोग इस पे इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, कि आप लोग फ़ोन में पहले कस्टम रोम कर सकते थे। हम्म आपको याद होगा जब हमारे पास सिमियन के फ़ोन भी होते थे, हम्म, उस ज़माने में भी आप खुद से इंस्टॉल कर लेते थे, डिफरेंट वर्जन्स होते थे, यूज़र जनरेटेड होते थे, यप, मॉडिफाइड होते थे। उस ज़माने से लोग कस्टम रोम्स कर रहे हैं, हम्म लेकिन अब आके दुनिया भर के जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हम्म कस्टम रोम्स डालना बंद कर दिया, सिक्योरिटी के नाम पे एक रिस्क बोल के। हम्म। लेकिन असल में वो सिक्योरिटी पे रिस्क नहीं है, वो असल में ये है कि आप यूज़र जो है ना आपका, वो ऐसी रोम्स कर सकते हैं जिससे उनका जो एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन का वो ख़त्म हो जाता है कंपनी के पास। ना कंपनी के पास रहता है, ना गवर्नमेंट्स के पास रहता है। चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं चाहती कि, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उनके यूज़र कस्टम रोम इंस्टॉल करें और उनके पास उनका एक्सेस ना हो डाटा का। US गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कस्टम रोम्स हो और लोगों के पास एक्सेस ना हो। मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट्स हैं वो यही चाहती हैं कि कस्टम रोम्स ना हो
और आहिस्ता आहिस्ता ये क्यों फ़ोन कंपनीज़ का भी इसमें नुकसान है, बहुत सारी हैं जो एड्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए यूज़र का डाटा यूज़ करती हैं, उनको कस्टम नॉर्म से मसला है। अब आप देख लें, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लें, शाओमी एक ज़माने में बहुत, बल्कि शाओमी का तो एग्जिस्टेंस ही कस्टम नॉर्म से स्टार्ट हुआ था। MIUI क्या थी? एक कस्टम नॉर्म थी नॉर्मल फ़ोन्स के लिए, और वो कस्टम नॉर्म इतनी प्रमोट हुई, इतनी चली, उन्होंने अपना फ़ोन बना लिया कि वो बहुत लोगों को पसंद आई थी। कस्टम स्किन है जी, कस्टम सॉफ्टवेयर। और अब वही कंपनी जो है वो अपने फ़ोन्स पे कस्टम नॉर्म नहीं करने देती। नाइस। अब आप देख लो वीवो, आप देख लो ओप्पो, आप देख लो चाइना की कोई और कंपनी, हुआवे उठा के देख लो, आप ऑनर उठा के देख लो, किसी पे आप कस्टम नॉर्म नहीं कर सकते। इस वक्त जो मेरे ख्याल से दुनिया में ऑप्शंस रह गई हैं आपके पास कस्टम नॉर्म की, वो हैं शायद वन प्लस, नथिंग, गूगल और सैमसंग पे किसी हद तक आप कह सकते हो उसमें, लेकिन वो ऊपर बड़ा बड़ा लिखा आता है जी सैमसंग नॉक्स और ये और वो। और इसको रोकने के लिए गूगल इस हद तक गया है। अजीब बात है, गूगल पिक्सल पे इसको अलाउ भी करता है, उसकी एक वजह है वेब डेवलपमेंट, कि वो डेवलपमेंट रुक सकती है, इस वजह से उन्होंने उसमें ऑप्शन दी हुई है। लेकिन इसको रोकने के लिए कि डेवलपमेंट के अलावा इसकी मेन स्ट्रीम यूज़ ना हो, गूगल नोटिफाई करता है ऐप्स को कि इस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है, इस फ़ोन पे बैंकिंग ऐप्स नहीं चलनी चाहिए। अब भी मुख्तलिफ बैंक हैं पाकिस्तान के जो कस्टम नॉर्म्स पे चल ही नहीं रहे। अगर फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है, मुझे कोई एक बंदा बता दे जो पाकिस्तानी बैंक्स में बैठे हैं जो ऐप्स बना रहे हैं, बूट लोडर अनलॉक होने से क्या ख़तरा है आपको? अगर आपकी ऐप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बगैर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, पाकिस्तानी बैंक्स को कुछ ज़्यादा ख़तरा होता है, बाकी दुनिया के बैंकिंग ऐप्स को ज़्यादा ख़तरा नहीं होता। गूगल ने एक एबिलिटी दी है और इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, और अब पाकिस्तानी यूज़र बैठे हैं बहुत सारे जो कस्टम नॉर्म्स यूज़ कर रहे थे और वो बैंकिंग ऐप्स एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे बैंक्स होंगे, लेकिन कुछ बैंक्स का मुझे पता है कि जिनमें मेजर बैंक्स हैं, पाकिस्तान के जो टॉप 5 बैंक्स हैं उनमें से 2 बैंक हैं, उसमें आप मतलब जब कस्टम नॉर्म यूज़ हो रही हो तब ये नहीं जी, उनकी ऐप नहीं चल सकती। ठीक ठीक ठीक। एंड व्हाट डू यू थिंक इसका बेसिकली इशू क्या होगा? व्हाट विल बी द रीज़न एनालिसिस? अगर रीज़न ये है कि गूगल ने एबिलिटी दी है, ये एक ऑप्शन दी है ऐप्स बनाने वालों को कि उनको एक्सेस मिल जाता है, उसको एक सिक्योरिटी फीचर कहता है गूगल, कि ये जी सिक्योरिटी के 3 टीयर्स हैं और ये 3rd टीयर पास नहीं कर रहा अगर फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक्ड है। बूट लोडर अनलॉक का ये मतलब नहीं है कि फ़ोन में कस्टम रोम हुई हुई है। तो गूगल का ये रोकने का तरीका है ताकि मतलब जो ऐप डेवलप करते हैं ना, उनको इस बात से मकसद नहीं है, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कस्टम रोम होती है या नहीं होती। उनको जब एक टारगेट दिया जाता है जी आपने सबसे सिक्योर बनानी है, अब अगर आपकी ऐप जो है वो गूगल का बेसिक सिक्योरिटी चेक फेल कर रही है, मतलब आपको आ रहा है कि जी फ़ोन तो सिक्योर है नहीं, आपकी ऐप क्यों चल रही है इस फ़ोन पे, तो इस चीज़ को यूज़ जब करते हैं ज़्यादातर डेवलपर्स, वो सिंपल बस उस टारगेट को हिट करते हैं, उनको कहा जाता है सिक्योर बनाना है, वो उस टारगेट को हिट करते हैं, मतलब कि गूगल के आपकी तीनों टियर जो है आपकी पास होनी चाहिए सिक्योरिटी की, वरना ऐप नहीं चलेगी, बूट लोडर अनलॉक नहीं चलेगी। रूट की हद तक तो समझ आती थी, बहुत सारी ऐप्स नहीं चलती थी, लेकिन जहाँ पे बूट लोडर अनलॉक की बात आई है, क्योंकि इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता अगर आपको पता है कि जेन्युइन रोम है, ऑफिशियल रोम है, फिर भी नहीं चल रही। सही। खैर अब जहाँ ये सिक्योरिटी लैब्स और ये सारी चीज़ें इश्यूज़ आ रहे हैं सामने, ये चीज़ें भी वो हो रही हैं, बट इसमें मुझे लगता है कि हम लोग इसमें यही कर सकते हैं कि ट्राई टू बी सेफ़ विद योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अनटिल अनलेस यू नो कि जितनी भी आपकी ज़्यादातर चीज़ें हैं वो पता हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना आगे जाके एक पेंडेमिक बनेगा जो मुझे नज़र आ रहा है। खैर इसके साथ साथ हम जहाँ बात कर रहे थे मोबाइल्स की, तो पाकिस्तान जो है वो सुना है आदिल टॉप किया है उसने, वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल फ़ोन टैक्सेस। हाँ, ऐसी चीज़ों में हम टॉप कर सकते हैं। वो वैसे मोबाइल फ़ोन टैक्स की जो बात हो रही है, देखो एक तो है ना PTA टैक्स, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना है कि एक तो PTA टैक्स जो है वो हमारा ऑलमोस्ट 50% ऑफ द अमाउंट है जी, तकरीबन 50% ऑफ द फोन्स अमाउंट इज टैक्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई फ़ोन बाहर 2 लाख का मिलता है तो पाकिस्तान में वो 3 लाख का मिलता है, ये बात है जी। और ये चीज़ जो है इसको जस्ट ये रिपोर्ट हुआ है या क्या इसके जो है, क्योंकि देखो ये अगर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केट इकोनॉमी ने रिसर्च की है, प्राइम,
उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने बताया कि इफेक्टिव टैक्स बर्डन जो यूज़र पे पड़ रहा है ना जब कोई फ़ोन इंपोर्ट होता है, तो वो $700 का फ़ोन जो है पाकिस्तानियों को 50.26% प्राइम वाले, अच्छा अली सलमान साहब का है ये, जी ठीक जी है, वो इकोनॉमिस्ट, हाँ मैं जी समझ गया। 50.26% टैक्स पड़ता है उसमें। और इसका मतलब है कि 1,96,000 का फ़ोन आपको 2,94,500 वही का पड़ता ऑलमोस्ट, है अच्छा। जी। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब आ जाते हैं इस न्यूज़ पे, इसको रिलेट करें। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल फ़ोन टैक्सेस रिपोर्ट। अब देखो जी दो चीज़ें हैं ना, एक तो ठीक है पीटीए टैक्स उसी में आएगा, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस में से एक पीटीए टैक्स है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ वियॉन की रिपोर्ट है कि 37% ऑफ इफेक्टिव टैक्सेस लग रहे हैं, यानी पाकिस्तान मोबाइल यूजर्स फेस वन ऑफ द हैवीएस्ट टेलीकॉम टैक्स बर्डन्स जी वो ग्लोबली। टेलीकॉम टैक्स की बात हो रही थी हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब इसको। आप बैलेंस लोड करते हो उसके बाद हम्म, पैकेज लगाते हो, आपको एक डस्ट पड़ती है फिर दूसरी डस्ट पड़ती है। और आप बैलेंस उसमें लोड करते हो पहले ही उसमें से निकल जाता है तकरीबन 18-20%। हाँ वो कह रहे हैं 37% तक है, जिसमें से 19 इंक्लूडिंग 19.5% सेल्स टैक्स, 15% एडवांस इनकम टैक्स जी एंड 2.5% रेगुलेटरी ड्यूटी। जी और उसके अलावा वो कह रहे हैं हैंडसेट इंपोर्ट टैक्सेस रेंज बिटवीन 18% एंड 25%, वाइल ब्रॉडर इंपोर्ट ड्यूटीज कैन गो एज हाई एज 46% जी alongside the corporate regulatory duties. So basically it's a tax trap, ये टेलीकॉम वाला जो सीन है हमारा। जी अब इसकी वजह से जो मुझे समझ आ रही है ना, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा हमारी डिजिटल इकोनॉमी, जिन्होंने ऑनलाइन काम करना है, जिन्होंने बिल्कुल उनके लिए आप मुश्किल बना रहे होते हो। और इसी में आपको पता होगा कि एक प्रपोजल भी आई है जिसमें कहा गया था कि टैक्स जो है वो कम करना चाहिए, 25% से 18% कर दें। 10% कम होने से आपकी इकोनॉमी शुरू में तो नहीं, जी लेकिन बाद में जो है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। बाद में कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो कह रहे हैं कि यूजर्स बढ़ते जाएंगे, मतलब इट्स काइंड जी ऑफ अ थिंग ना कि अभी जब यूज़र बढ़ेगा, हाँ यूजेज बढ़ेगी, आपको पैसा ज़्यादा बनाओगे, उस पैसे पे टैक्स ज़्यादा बनेगा। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो अभी जिस तरह एक्सबॉक्स ने भी इम्प्लीमेंट की है। उन्होंने अपने एक्सबॉक्स का गेम पास सस्ता कर दिया, 29.99 से $22 पे ले आए। फ़ायदा उनको ये हुआ जितने वो पैसे पहले बना रहे थे उससे ज़्यादा पैसे अब वो बना रहे हैं। अच्छा, इस पे इन्होंने ये जो रिपोर्ट पेश की इसमें ये भी कहा है आदिल कि गवर्नमेंट वो कह रहे हैं अगर हम शॉर्ट टर्म में ये टैक्स कम करते हैं तो $439 मिलियन का हमें नुकसान होगा, जो टोटल टैक्स रेवेन्यू का 1% है, ठीक है। जी अगर ये 1% है, लेकिन कह रहे हैं बाय 3 to 4 ईयर्स आगे या 10 साल आगे जाते हुए हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ है वो 4.2% से 4.5% एक्सीड कर सकती है, और गेन बाय 2034 680 मिलियन का हो सकता है। कहने का मकसद है कि थोड़ी सी हमें अभी लॉन्ग शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस करना है फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन। तो उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। जितना ज़्यादा बंदा यहाँ ऑनलाइन डिजिटली आएगा, बिजनेस करेगा, फ्रीलांसर होगा या जो भी होगा, उससे ज़ाहिर है अब किसी के पास स्मार्टफोन आएगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग सीखेंगे, लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग भी आएगी, लोगों को ऑनलाइन और दूसरे प्रोडक्ट्स भी आएंगे, ऑनलाइन एड्स आपके ज़्यादा होंगे, ऑनलाइन एड्स पे क्लिक्स ज़्यादा होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा होगी। हर चीज़ एक कंप्लीट साइकिल है ना। आपके ऑनलाइन जितने बिजनेसेस हैं, डिजिटल जितने बिजनेस हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे। आपकी ऑनलाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जितने यूजर्स हैं उन सब ने कुछ ना कुछ मेनली करना ये कि है। ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्डेड जो आपकी हाँ सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो होंगी। हाँ, और अगर वो रिकॉर्ड में आ जाएंगे जी तो इसका मतलब वो टैक्स हो सकेंगे। जी आप टैक्स नेट पे मजीद लोगों को ला सकें। हाँ डाउन द लाइन हर चीज़ में आपको फ़ायदा ही हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटल का है। हाँ, क्योंकि अगर ये इतना ही टैक्स रखेंगे ना, एक तो लोग आएंगे नहीं, उनको लोगों को मौके नहीं मिलेंगे, और उल्टा जो बाकी जो जिनको टैक्सेबल इनकम में नहीं आ रहे वो लोग और छुपाना शुरू कर देंगे टैक्सेस और सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। खैर ये भी कुछ इसके बारे में हमारे पास न्यूज़ थी। खैर व्हाट डू यू थिंक अबाउट सम एआई की हसल वसल क्या चल रही है? हाँ इसमें मैं आपको ये एक चीज़ और ऐड कर दूँ ना कि जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि $500 से जो ज़्यादा का फ़ोन है उस पर टैक्स कम कर दिया जाएगा, अब लग रहा है कि उसके नहीं चांसेस होगा, भी कम है। कम है। वो तकरीबन 7% जो है ना उस पर टैक्स कम होना था $500 से ऊपर के फ़ोन पे, तो उसके चांसेस भी अब कम लग रहे हैं। 7% कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, तो ₹1,00,000 पे $7,000 बनता है, ₹2,00,000 पे $14,000, लेकिन फिर भी कुछ तो था, किसी किस्म का कोई आप रिलीफ कह सकते हो, लेकिन उस पर भी अनलाइकली है कि कोई कमी आएगी, क्योंकि टैक्स टारगेट्स पाकिस्तान मीट नहीं कर पा रहा और IMF ने अलाउ नहीं करना और इनकी कोई इंटेंशन नहीं है। ये भी एक चीज़ है, अच्छा लॉन्ग टर्म अप्रोच तो है नहीं।
अच्छा, पाकिस्तान में। इसके साथ साथ ना फिर इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ थी आदिल, वो ज़रा आप लोगों को तो ज़रा इनको थोड़ी सी अकल आनी चाहिए। खैर अब मैं क्या उस पे कहूँ, लेकिन इशू ये है कि अभी पिछले दिनों एक एक्स पे भी काफ़ी इशू बना हुआ था, और इवन काफ़ी फ्रीलांसर कम्युनिटी ने जो है ना एक प्रपोज़ल पेश किया था। ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, पाशा। जी, जी। हाँ, अब पाशा ने एक प्रपोज़ल दिया कि जो आपके फ्रीलांसर्स हैं वो टैक्स नेट पे नहीं आते, उन पे टैक्स नहीं पड़ता जो आपकी जी, सैलरी आती है। एग्जांपल लें कि मेरे पास भी इसी तरह आती है, उस पर टैक्स नहीं होता। जी, ठीक है, बहुत कम होगा। आई थिंक शायद ही वो कोई, अगर कोई कंपनी इस तरह की है कि उसका बैंक यहाँ है या कुछ इस तरह की सीन है, उसमें पड़ जाता है, लेकिन अदरवाइज़ नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा कि इनको टैक्स नेट पे लेके आए फ्रीलांसर्स को। ठीक है, अब इशू ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान की अब बहुत ज़्यादा इकॉनमी, आई थिंक पाकिस्तान ने एक बड़ा ह्यूज नंबर हिट किया था फ्रीलांस इनकम, फ्रीलांसर्स की तरफ से जो इनफ्लो जी, आया जी। था पाकिस्तान में। अभी पेफ्ला के मुताबिक मेरे ख्याल से 900 मिलियन क्रॉस कर हाँ, गया 900 और ड्यूरिंग दीज 10 मंथ्स। हाँ 10 मंथ्स, और ये रिकॉर्ड ब्रेक थ्रू था एक किस्म का ना, कि जी, इतनी ज़्यादा हुई हैं। अब इशू ये आ रहा है कि आपके पास इनफ्लो का ही तो मसला रहता है, यानी आपके पास इनकम ही जी। नहीं है पाकिस्तान के पास। तो अब आप इन लोगों को टैक्स करना बंद करो, या इन लोगों को टैक्स छूट दो, या इन लोगों को कोई इंसेंटिव दो। इंटरनेट देते नहीं उस तरह का, अच्छा मिलता नहीं है। ठीक है, फिर आ जाओ बाकी चीज़ें, जॉब्स यहाँ है नहीं। अच्छा, फ्रीलांसर, चलो हमारे एक पुश फॉरवर्ड ये है कि लोगों को इतनी इनकम मिलती नहीं यहाँ सैलरी क्लास को, और बहुत ज़्यादा जो है ना लोग जो है सर्विस इंडस्ट्री की तरफ आए और ये करने लगे। पाशा ने बोला कि भाई इनको भी टैक्स में लेके आओ, और लोकल वालों की तरह ही इनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, या लोकल वालों पे कम लगना चाहिए। ऐसी ही बात थी जिस पे उनको इस बात का तनकीद का निशाना बनाया गया कि भाई ये किस तरह की बात कर रहे हैं, कि ठीक है आप इस चीज़ को करें, लेकिन एक कम्युनिटी थी जिसमें आपको थोड़ा सा था, ल्यूक्रेटिव था, पाकिस्तान का जो फ्रीलांसर है वो उस तरफ जाना चाह रहा था। बट यहाँ इशू ये आता है कि ये कंपनीज़ को नहीं कह रहे, जिनके फ्रीलांसर्स यानी कंपनीज जो यहाँ से सर्विसेज बेच रही हैं, जिसमें जी। पाशा खुद इन्वॉल्व है ना, मतलब ऑब्वियसली दे जी। आर अंडर द थिंग कि ये कंपनीज ये बेचते हैं ना। सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और उसपे, लेकिन मेजॉरिटी आप देख सकते हैं वो कॉल सेंटर वाला कॉल बिजनेस है सेंटर वाला ज़्यादातर। निज़ाम है, लेकिन उसमें सैलरी पाकिस्तानियों को तो पाकिस्तान में ही मिलती है ना, जी, उसी बेस पे। लेकिन वो फ्रीलांसर वाली सैलरी नहीं मिलती, जैसे मैं किसी कंपनी के साथ जी। बाहर जब काम कर आप रहा हूँ। बाहर की किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हो हम्म, तो आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हाँ, यानी मैं अगर एक कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे उसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं हैं। पाकिस्तान में, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे अगर उस पर भी टैक्स पड़ता है, तो आप कहने का मकसद ये है कि यू आर गोइंग द थिंग कि मुझे एक बाहर वाला इन्फ्लो लाने से अच्छा फिर यही है कि मैं फिर लोकल कर लूँ, तो मुझे तो फ़ायदा ही ना हुआ। फिर अगेन ये फ्रीलांसर मार्केट को भी पुश बैक होगा इस वजह से। जी। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कहा है कि पता नहीं उस पर दोबारा से क्लैरिफिकेशन दी है पाशा ने कि हाँ, पहले इन्होंने ये बोला था कि इनको टैक्स करना चाहिए हाँ, लेकिन फ्रीलांसर्स फिर को उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है जो बाहर से स्टेटमेंट। पैसे कमा रहे हैं। हाँ, और ये क्लियर इस डायरेक्शन में था कि लोग बाहर से टैक्स होंगे तो लोकली काम करेंगे, हमारा फ़ायदा है जो सॉफ्टवेयर हाउसेस को हाँ, टैलेंट लूज़ हाँ, हो रहा है ना, ये वो बेसिकली तो अपना यहाँ ही पे काम फ़ायदा कर देख लें। रहे हैं, और इस चीज़ चलो ठीक है, लेकिन तो उसमें इसमें फिर पैफला का रिस्पांस आया हम्म, फ्रीलांसर एसोसिएशन का। उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, फ्रीलांसर्स को आप ना छेड़ें, उससे पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हम्म, हैं। और अब फिर इसके बाद दोबारा पाशा ने इस पर अपना मॉडिफाइड रिस्पांस दिया। उसमें ये था कि जो जेन्युइन फ्रीलांसर्स हैं उन पे टैक्स 0.25% आए, लेकिन जो रिमोट आईटी वर्कर्स हैं उन पे टैक्स आप प्रॉपर लगाओ। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से जो रिमोट आईटी वर्कर्स भी हैं, अगर वो आपको बाहर से डॉलर ला के दे रहे हैं पाकिस्तान को, अगर आप चाहते हो कि वो टैक्स नेट में रहें, तो आपको उनको भी यही सेम इंसेंटिव देना चाहिए। आप किस वजह से फ्रीलांसर्स को दे रहे हो इंसेंटिव? कि वो बाहर से डॉलर ला रहे हैं। आईटी कंपनीज को किस लिए इंसेंटिव दे रहे हो? कि वो बाहर से पैसे ला रहे हैं। तो जो फ्रीलांस नहीं काम कर रहा, जो रिमोट वर्कर भी काम कर रहा है, वो भी बाहर से पैसे ला रहा है ना। जो लोग रेमिटेंस बाहर से रिमिट करवा रहे हैं पैसे, उन पे आप टैक्स नहीं कर रहे कि वो बाहर से पैसे ला रहे हैं। हाँ, तो सिर्फ जो बंदा मेहनत करके इधर बढ़ा, पाकिस्तान बैठ के मेहनत करके पैसे कमा रहा है लेकिन बाहर से ला रहा है, सिर्फ वो पाकिस्तान ये, को फायदा हो रहा हाँ, है। और वो टैक्स नेट में ना आए, वो यहाँ से निकल जाए, कोई डिजिटल नोमैड वीज़े पे किसी और जगह जाके बैठ के काम कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है। ये इसी तरह है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये इस तरह है कि एक कंपनी है प्रो पाकिस्तानी और एक तलहा फ्रीलांसर है। ये कहते हैं कि प्रो पाकिस्तानी को ना लगाओ, तलहा पे टैक्स ठोक दो। मतलब तलहा जो फ्रीलांस कर रहा है
जी, उसकी जगह प्रो पाकिस्तानी जो कर रहा है ना उसको तो क्योंकि तला फिक्स पैसे ले रहा है तो हाँ तला को टैक्स कर दो। हाँ और उन लोगों को जो है आप एज अ जेन्युइन फ्रीलांसर की बात कर रहे हैं ना कि अगर वो बाहर से कोई काम करते हैं या कुछ इस तरह करते हैं तो खैर मेरे ख्याल में ना यहाँ थोड़ा सा इनको ये करना चाहिए कि इनको ओवरऑल पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी को देखना चाहिए बजाय ये कि फ्रीलांसर्स को भी तंग करना शुरू कर दें। आई नो कि फ्रीलांसर्स के मज़े हैं लेकिन फ्रीलांसर्स मज़े के साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी में इनफ्लो भी बहुत बड़ा ला रहे हैं। तो अगर ये जी, भी बंद हो जाए ना मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो पाकिस्तान में जो कुछ बंदे रह गए ना मेरे तुम्हारे जैसे वो जी, जाके बाली बैठ जाएंगे, सीरियसली बता रहा हूँ। बहुत ऑप्शंस वो अवेलेबल हैं बताया लोगों के करेगा, वो पास। कहेगा मैंने साल, मैं बताता हूँ, वो कहेगा मैंने साल में 5 7 8 लाख रुपए टैक्स देना है, मैं इससे अच्छा बाली चला जाता हूँ। सीरियसली मतलब लोग वही इतनी ज़्यादा ऑप्शन है लोगों के पास कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाएं, जो लोग रिमोट वर्कर्स हैं या सैलरी पे रह रहे हैं, इंटरनेट वो अगर अपनी पूरी फैमिली भी ले जाएं तो उनको पाकिस्तान से शायद सस्ता पड़े बाहर और रहना, इंटरनेट सिर्फ भी अच्छा, टैक्सेशन की वजह से। इंटरनेट भी अच्छा, जी, कोई मसला भी नहीं और अनइंटरप्टेड सीन सारा, तो ठीक तो है फिर। अभी पैफला ने फ्रीलांसर्स के लिए बोल लिया, पाशा ने सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए बोल लिया, लेकिन जो रिमोट वर्कर्स हैं उनके लिए किसी ने नहीं बोला। तो हम उनके लिए भी क्लैरिफिकेशन इसीलिए ऐड कर रहे हैं हाँ कि वो भी पैसे ला रहे हैं। बाकी आपको रेमिटेंस के लिए आपको मिल जाएंगे जो जितने भी ये सर्विसेज होती हैं जो बाहर से रेमिट करती हैं, बैंक्स मिल जाएंगे वो उनकी सपोर्ट करने के लिए। जो रिमोट वर्कर्स हैं, क्योंकि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इस तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान बैठ के बाहर से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं उनको 0.25% इसी सेम टैक्स रेट पे लेके आएँ ताकि वो भी टैक्स नेट में शामिल हों। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या कुछ लोग मैं जानता भी हूँ जो टैक्स नेट में है ही नहीं, वो पैसे बाहर से आते हैं लेकिन वो अपने आप को उन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ कहीं पे, ना उनको प्रोसेस पता है कि वो किस तरह अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वो अपने आप को पैफला के साथ या किसी और के साथ रजिस्टर करते हैं एज अ रिमोट वर्कर, तो उसमें फिर इनको बाकियों का मसला होना शुरू हो जाता है, जी रिमोट वर्कर है और ये हमारे इधर इस खाते को यूज़ करके 0.25% टैक्स ले रहा है, जो कि मेरे ख्याल से मसला नहीं होना चाहिए। हाँ अगर कोई 0.25% टैक्स लेना चाह रहा है लेकिन वो बाहर से जॉब कर रहा है तो उसको ठीक है अप्लाई होना चाहिए, कम से कम किसी को तो कोई ना कोई बेनिफिट हो ना। जो पाकिस्तानी अवाम है उसको तो आप थोड़ी सैलरी पे भी अच्छा खासा टैक्स कर रहे हो, वैसे तो उन पे भी टैक्स कम होना चाहिए, लेकिन आइडियली जो नॉर्मल वर्कर है उस पर कम से कम टैक्स होना चाहिए। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं आप उनको ऊपर से टैक्स करते हो। हाँ आप ठीक है आप सेल्स टैक्स बढ़ाओ, नॉर्मल हर चीज़ पे बढ़ाओ, लेकिन लोगों को टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लाने की ज़रूरत है फ़िलहाल। पहले टैक्स नेट में लाएं, उसके बाद फिर ठीक है आहिस्ता आहिस्ता टैक्स बढ़ा दें, अपनी सर्विसेज भी बेहतर करें। और इससे मुझे याद आ रहा था, कमिंग बैक टू द सम एआई की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। जी, यूट्यूब ने ना एआई वीडियो ईजियर टू स्पॉट एक टूल निकाला है जिससे वो क्या करेंगे कि वो बेसिकली जो आम अल्फाज में बात वो ये है कि यूट्यूब ना एआई वीडियो को लेबल कर देगी एज एन एआई। जी, अच्छा, अब आप हैरान हो गए कि आपको पता है कि इवन यूट्यूब नोज दैट थिंग कि यार अगर हमने एआई को इतना खुला छोड़ दिया ना तो मेरे आप जैसे बंदे जो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं सारे, जो एआई कंटेंट उस तरह नहीं बनाते। और मैं एक बात करता चलूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक ऐसी वीडियो को बात करते हो जो एक्सप्लेनर्स है जिसमें डिफरेंट किस्म के विजुअल्स यूज़ हुए हैं या एआई ऑडियो यूज़ हुई हुई है लेकिन उसमें स्टोरी टेलिंग आपकी जेन्युइन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसको यूट्यूब नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू यूट्यूब। बट अभी बहुत ज़्यादा एक बहस छिड़ी हुई थी आदिल पिछले दिनों कि आप जो है ना मतलब व्हाट यूट्यूब इज़ डूइंग, यूट्यूब ना एआई चैनल्स को डिलीट कर रही है, यूट्यूब एआई चैनल्स को डीमोनेटाइज कर रही है। अच्छा, ये ज़्यादातर ना शोर मचा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, येस देयर आर सम लूप होल्स इन यूट्यूब एज़ वेल, और इनकी मैनेजमेंट और उसकी वजह कुछ हमारे यूट्यूब के ऑफिस का किसी हमारे ज़बरदस्त मुल्क में होने की, दूसरे मुल्क में होने की वजह से भी हैं मसले। हाँ, लेकिन जो असल बात यह है कि अगर आप यूट्यूब की इस पॉलिसी को देखो एआई जनरेटिव, तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। नंबर 1 ये होगा कि एआई जनरेशन कंटेंट जो है ना वो उसी एल्गो में होगा जो एआई का है उनका अपना, उसमें वो एआई के लिए डिटेक्ट हो जाएगा कि यार ये एआई का कौन ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यूट्यूब खुद से भी ऑप्शन देगा कि आप क्रिएटर स्टूडियो में जाके, अगर तो वो गलती से एआई कह देते हैं लेकिन आपका एआई पे अप्लाई नहीं होता वो कंटेंट, यानी आपने उसमें खुद से क्रिएटिविटी दिखाई हुई है, सिर्फ ये नहीं कि एक प्रॉम्प्ट दी और वो एक वीडियो बन के आ गई और वो आपने लगा दी हुई है, या किसी और की, आदिल की या किसी भी बंदे की आवाज़ का क्लोन बनाया और उठा के उस पर वीडियोज़ लगाना शुरू कर दी। या एग्ज़ाम्पल लें कि किसी भी प्रेसिडेंट की स्पीच
डब कर दी, मतलब वो एक डीप फेक कह लो आप, उस जी, टाइप जी। की चीज़ बना दी। आजकल बड़ा आसान हुआ है बनाना। वो बना दी तो उसके ऊपर एआई जनरेटेड लिखा होगा और विद इन वीडियो नज़र आ रहा होगा, नॉट इन द डिस्क्रिप्शंस और एवरीथिंग। इसके अलावा एक और है कि यूट्यूब का अब इन्होंने क्या कर दिया कि रजिस्टर करना शुरू कर दिया है, क्या कहते हैं, डिफरेंट एआई मॉडल्स है, जिसमें चैट जीपीटी है, जिसमें 11 लैब्स है। उन्होंने क्या किया है कि वो अपना मेटा डाटा की एक्सेस देते हैं, जिससे यूट्यूब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये कंटेंट जो है ये एआई है, तो वो डायरेक्ट उसका एआई का उसके ऊपर लगा देता है। मैं बात कर रहा हूँ कि ये उन वीडियोस पे लगेगा ज़्यादातर जो एआई स्लॉप्स कहलाती हैं, बिल्कुल जी। एआई कंटेंट है, इट्स नॉट फॉर दोज। लेकिन इसमें शिकायतें यारी लोग कहने नहीं हमारा तो जेन्युइन कंटेंट था, लेकिन इन्होंने फिर भी कर दिया। अभी तक वैसे मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब डीमोनेटाइज करिए, उन्होंने खुद भी लिखा है कि हम इससे डीमोनेटाइजेशन या सॉरी मोनेटाइजेशन जो है ना वो अफेक्ट नहीं होगी इससे। लेकिन इसका ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि इससे आपको ना ऑथेंटिकेशन ऑफ वीडियो पता लग जाती है। बिल्कुल आप व्हाट डू यू से अबाउट इट, कि क्या कहते हो आप ये मेरा ये सब? ख्याल है कि आपने इमेजेस का देखा होगा कि इमेजेस के लिए कुछ ग्राउंड वर्क मतलब जिस पे काम कर रही थी सारी कंपनीज के एआई जनरेटेड इमेजेस जो हैं उनका पता चल जाए कि एआई जनरेटेड हैं, उनके मेटा डाटा में कुछ हो, उनमें अंदर पिक्सल लेवल पे कुछ हो। जिस तरह आपको पता है जो कलर प्रिंटर होते हैं दुनिया भर में, वो आप कोई भी सफ़ा प्रिंट करो उसमें उन्होंने इस तरह के बीच में डाले होते हैं कुछ ना कुछ पिक्सल्स जो आपको नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन अगर आप जूम करके देखो तो वो आपको प्रिंटर का मॉडल भी बता देते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन भी सारी सारी आपके पास आ जाती है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर आप पिक्चर्स में कर सकते हो तो आप वीडियो में भी कर सकते हो, ताकि कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो हो तो कितने टाइम पीरियड के लिए किस वीडियो में आई है, उसको किस तरह क्लासिफाई किया जा सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएं हर सोशल नेटवर्क पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे। इसमें बस ये है कि जितने भी बड़े जनरेटर्स हैं या वीडियो जनरेट का फीचर जिनके पास है उन सारों को ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और एक ज़ाहिर है एक स्टांस लेना पड़ेगा इस पे कि हाँ कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो तो हमें उसको क्लियरली मार्क करना है, वरना तो इंटरनेट पे आप कुछ रिलायबल रहेगा ही नहीं। हाँ, और रिलायबल भी नहीं रहेगा, और ऊपर से जो असल यूट्यूब की एसेंस थी ना वो तो कंटेंट क्रिएटर्स थे जो कि रियल कंटेंट बनाते थे। जी, लेकिन अब सोशल मीडिया पे देखें ना, कोई बंदा असली वीडियो भी डालता है 10 साल पुरानी, लोग कहते हैं एआई है, और कोई बंदा अभी वीडियो डालता है जो एआई होती है और लोग कहते हैं ये देखो ये बेसिकली बंदा ऐसा, ये ग्रेडिंग बंदा होना वैसा। बहुत ज़रूरी है एआई वीडियो विद द जेन्युइन कंटेंट, जी, ये वाली बात और है। इस पे जब तक ये एआई टूल्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे इसको, ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और एंड पे यही होगा कि कोई बंदा यकीन ही नहीं करेगा कि एआई कंटेंट है या नहीं है, असली है या नहीं है, किसी को समझ भी नहीं आ रही होगी। फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए आपका रह जाएगा वीडियो कंटेंट, अच्छा इंफॉर्मेटिव के लिए नहीं होगा, क्योंकि आपको एतबार ही नहीं होगा कि ये सच भी है कि नहीं है। अच्छा यार, मैं एक चीज़ और देख रहा था कि इससे एआई से रिलेटेड, कि एक तो एआई की वॉर्स चल पड़ी हैं फ्री देने की सब्सक्रिप्शंस और ये चीज़ें। हाँ, ख़ास वो तौर पे चैट जीपीटी ने कहा था, या हाँ चैट जीपीटी ने अनाउंस किया कि अगर आप विद इन 30 डेज़ हमारी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया था कि क्लाउड ने अपनी लिमिटेशंस इंक्रीज़ कर दी थी। उन्होंने कहा था हमारा जो क्लाउड कोड है वो सेपरेट खाता होगा और जो हमारी ऑनलाइन चैट है वो सेपरेट खाता होगा। तो उन्होंने आप इसके टोकन अगर ख़त्म कर देते हो, इसके क्रेडिट ख़त्म कर देते हो, तो वो आप फिर भी यूज़ कर सकते हो। हाँ। तो इससे लोगों ने देखा कि बहुत लिमिट कम हो गई है। चैट जीपीटी ने मौका देखा, फ़ौरन जंप किया, जी हम अपनी लिमिट्स बढ़ा रहे हैं। ओ 3 मेरे ख्याल से डबल या ट्रिपल कर दी उन्होंने अपनी लिमिट्स, जो भी अभी साइन इन करेगा, साइन अप करेगा। साथ ही अभी जो न्यूज़ में कवर नहीं हुआ, गूगल ने जब 3.5 फ्लैश लॉन्च किया अभी रिसेंटली, तो उसकी परफॉर्मेंस वगैरह आपने देखी है, 3.1 प्रो से कुछ करीब ही है उसके। उसमें भी लोगों ने देखा एंटी ग्रेविटी में और गूगल की जो जेमिनी वगैरह है कि उसमें लिमिट बहुत जल्दी हिट हो रही थी। कई लोगों का एक प्रॉम्प्ट पे वो ख़त्म हो जाती थी उनकी लिमिट, जो फ्री यूज़र्स थे। तो उस पे बैकलैश आने के बाद गूगल ने भी यही किया कि गूगल ने अपनी फ्री लिमिट्स इंक्रीज़ कर दी और इमीडिएटली जिन लोगों की लिमिट्स ख़त्म हुई थी वो रीसेट कर दी थी। फिर क्लाउड ने भी देखा था, ये जेमिनी से पहले इन्होंने किया था, क्लाउड ने देखा कि ये ऐसा स्टेप इन्होंने ले लिया, फिर क्लाउड ने भी दोबारा से अपनी लिमिट्स वगैरह इंक्रीज़ कर दी और लोगों को ऑप्शन दे दी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटेन कर सकें। तो बेसिकली दे आर डाइंग टूवर्ड्स के हमारे पास जो ऑडियंस है या सॉरी कस्टमर है वो ना जाए, लॉस पे तो पहले ही जा रहे हैं, कम से कम मज़ीद लॉस ना हो, ना हो, कस्टमर हमारे पास रह जाए।
और इस सब में मुझे ये लगता है कि गूगल फ़ायदे में रह जाएगा, लेकिन वो एक अलग लंबी डिस्कशन है। क्योंकि गूगल ने गूगल फ्लो साथ जेमिनाई साथ बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंटीग्रेट बंडल कर। कर रहा है, फिर हाँ साथ स्टोरेज भी कर रहा है, फिर आपको जीमेल है, गूगल प्रोडक्ट्स है जो यूज़ होते हैं, एंड्रॉयड यूज़ होता है, और वही लंबी डिस्कशन है, लेकिन गूगल फ़ायदे में रह सकता है। फिर उनके अपने TPUs हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं हार्डवेयर के इन्फ्रेंस के लिए, ठीक हो गया। AI इन्फ्रेंस के लिए। अच्छा, इसके अलावा डू यू वांट टू डिस्कस सम मोर और अगले एपिसोड के लिए करें? हैव यू एनीथिंग? मेटा, मेटा, हाँ मेटा पे बात कर अब लो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज़ पे पैसे लगेंगे। कैसे लगेंगे? कैसे लगेंगे? ऐसे लगेंगे कि सबके प्लस पैकेजेस आ गए, इंस्टाग्राम प्लस, फेसबुक प्लस, व्हाट्सएप प्लस। सो दे वांट अस के और वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन वाज द फर्स्ट थिंग टू गेट जी, पेड थिंग जो आई थी, और उसके बाद अब तो इसमें आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए आपको $4 पर मंथ देने पड़ेंगे, और व्हाट्सएप के लिए आपको $3 पर मंथ देना पड़ेगा। और ये रोल आउट हो चुका है, पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया, लेकिन अनकरीब आ जाएगा। या हो सकता है कुछ लोग और अभी तक इसके फिर ये भी नहीं बताएंगे कि नुकसान तो पता लग गया कि इतने डॉलर निकल रहे हैं, फ़ायदा क्या होगा? इसमें आपको जो आपने टेलीग्राम में फीचर्स देखे हुए थे ना, कि आप ऐप आइकन चेंज कर सकते हो, और फिर एक्स ने भी वो कॉपी किए थे, उस तरह होंगे। आपकी कोई रीच वगैरह ज़्यादा होगी, आपको कुछ लिमिटेड फीचर्स जो फ्री यूज़र्स को अवेलेबल नहीं होंगे वो आपको अवेलेबल होंगे, कुछ ख़ास किस्म के आपको फ़िल्टर्स और आइकॉन्स अवेलेबल होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक 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 ठीक। सो इंस्टाग्राम प्लस में ये ना हो ना कि क्रिएटर ऑप्शन आ जाएगा क्रिएटर्स के लिए? क्रिएटर्स के लिए भी एडिशनल ऑप्शन है, ओह माय और गॉड, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। वेरी नाइस। यानी इसका मतलब ये है कि हमें अपने सारे अकाउंट्स करने पड़ेंगे शिफ्ट? जी, आहिस्ता आहिस्ता ये वही जिस तरह एक्स ने अभी रिसेंटली किया ना, कि एक्स का जो सबसे बेसिक टियर है उस पर आपको चेक मार्क नहीं मिलता। अच्छा, वो टिक मार्क जो आपको पहले फ्री में मिलता होता था, वो पहले फिर पेड हुआ, पेड किया, फर्स्ट ईयर से ख़त्म हो गया, अब वो सेकंड ईयर में चला गया। ग्रॉक आपकी पेड की फर्स्ट ईयर से ख़त्म हो गया, सेकंड ईयर में चला गया। तो अब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ ग्रॉक और ये टिक लेने के लिए, एक चेक मार्क लेने के लिए। और जो आपकी वो बेसिक टियर है वो कुछ भी नहीं है। अगर आप एग्जिस्ट करना चाहते हो ना ट्विटर पे, तो वो बेसिक टियर आपको लेनी पड़ेगी, वरना आपके दोस्तों के अलावा कोई भी नहीं देख सकेगा, शायद दोस्त भी ना देख सकें। सो इट्स ऑल अबाउट के अब जो है वो ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो पेड जी, सब्सक्रिप्शन क्योंकि आप जितनी वो हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं AI पे, हाँ उनको पैसे कहीं से तो पूरे करने हैं, और दे नीड अदर रेवेन्यू सोर्सेज। हमने रिसेंटली देखा है गूगल ने भी अपने पैकेजेस की प्राइसेस बढ़ाई थी। हाँ, ये है कि गूगल इंट्रोडक्टरी पैकेजेस काफ़ी अच्छे दे रहा है, 6-6 महीने के लिए लोगों को हाफ प्राइस दे रहा है, तो उसमें बट वो काफ़ी वही वैल्यू फॉर मॉडल मनी है होती कि है। पहले दो और उसके बाद देन उसके ट्रैप बाद इन। प्राइसेस इंक्रीज़ कर दो, आहिस्ता आहिस्ता डबल कर दो, 40% 50% इंक्रीज़। तो आप एक दफ़ा उनके जो भी जिस भी कंपनी के इकोसिस्टम में फंस जाएगा, वो फिर उधर ही फंसा रहेगा, क्योंकि ये शेयरेबिलिटी को भी आसान नहीं बनाते। आप डाटा एक से दूसरे को मूव नहीं कर सकते, मूवीज़ नहीं कर सकते, सारा कुछ मूवीज़ कह रहा हूँ, मेमोरीज नहीं मूव कर सकते, तो इस तरह की लिमिटेशंस फिर ये डालते हैं। और इसके अलावा एक इंडिया से ख़बर आई थी जो आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में है। AI प्लस इनका एक बड़ा रैपिडली ग्रोइंग एक ब्रांड था, AI प्लस, मेड इन इंडिया AI फ़ोन्स, बड़े जी आला किस्म के फ़ोन्स हैं, फोल्डेबल फ़ोन भी है, फ्लिप फ़ोन, और हाई क्वालिटी फ़ोन्स, महंगे फ़ोन सब इंडिया में बन रहे हैं, ऐप्स, एंड्रॉयड, हर चीज़ इंडिया में बन रही है। कुछ इंडियन यूट्यूबर ने इनका जब जायज़ा लिया, ज्ञान थेरेपी और टेकवाइज़र, इन दोनों ने इनका जब देखा तो उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो फ़ोन्स वही हैं जो चाइना के हैं, वो जो ODM में आपको मिलते हैं ना, चाइनीज़ ODM मैन्युफैक्चरर से, वो इन्होंने फ़ोन लिए हैं और उन पर ठप्पा लगाया और अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया। और ऐप्स जब उन्होंने चेक की तो ये वही सिंपल चाइनीज़ ऐप्स हैं जो पता नहीं और 1000 कंपनियां यूज़ कर रही हैं। वही ऐप डिलीट, क्लीन असिस्टेंट, फ़ोन क्लोन, मोबाइल बटलर, सब चाइनीज़ ऐप्स थी। और प्राइवेसी पॉलिसी सब की सब में लिखा हुआ था, जो स्प्रोकॉम टेक्नोलॉजीज़ है चाइनीज़, उनका मेंशन था। तो ये जो इनका सारा क्लेम था ये झूठा साबित हो रहा था। इन्होंने ये किया, AI प्लस ने, इन्होंने हाई कोर्ट से इंजेक्शन ली और इनकी वीडियोस डाउनलोड रिमूव करवा दी इंडिया में से। फिर मिस्टर हुज़ द बॉस, वो भी एक इंडियन यूट्यूबर है, लेकिन वो यूके में होता है। हाँ, ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में या पता नहीं, यूके में। अच्छा, तो जब यूके में हुज़ द बॉस ने वीडियो बनाई है तो तब वो इंटरनेशनली सारों को पता चला कि असल में AI प्लस जो है वो एक
मेड इन इंडिया के नाम पे फ्रॉड हो रहा था। ओह माय गॉड। और इस तरह उन्होंने प्रेशराइज करके यूट्यूब से वीडियोस रिमूव कराई हैं। असल में वो चाइनीज़ फ़ोन है, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है, चाइनीज़ सब कुछ है, कुछ भी मेड इन इंडिया नहीं था। सो ये इनका बबल बस्ट, सॉरी जी। बबल बस्ट कह रहा हूँ कि मिथ बस्ट हुई है कि इट्स अ लाई रिगार्डिंग दिस जी। इंडिया ओनली फ़ोन। तो जिस तरह हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में कोई मेड इन पाकिस्तान फ़ोन मतलब इस तरह नहीं है, असेंबल्ड है, मेड इन पाकिस्तान कोई नहीं है। और उसी तरह वहाँ पे भी यही वैसे है। ये बल्कि उनका एक आपको स्टार्टअप था याद ना। होगा क्यू मोबाइल, वो हाँ, अपने आप को इस तरह फ्रेम मेड इन करता। पाकिस्तान कहते थे। जी, वो असल में मेड इन पाकिस्तान नहीं लेकिन था, एक बात बताऊँ, वो ये भी भी एक यही स्टार्टअप था सेम जिसको सीन मेड था। इन इंडिया बोल रहे थे वो, ये ना, यही जी, जी। बात है ना, सेम। जी, जी। हम्म और 2 साल पुराना फ़ोन रीब्रांड करके बेच रहे थे ZTE का, एज़ हम्म इन मेड इन इंडिया फ़ोन। मैं समझ गया, बेसिकली वो इन्होंने इस तरह किया था। लेकिन चलो देखते हैं अब AI प्लस का क्या फ्यूचर होता है। वन प्लस का तो हमें पता है। तो इन्होंने ये एक और मॉकिंग थिंग है, समझे हो तुम? तो लेट्स सी के इसके इसका। अलावा एक AI के झटका डीप सीक ने दिया है। ओ। डीप सीक आपको पता है कि AI मॉडल्स में जो फ्री मॉडल्स हैं उनमें इस वक्त सबसे ऊपर जा रहा है हम्म V4 Pro। हम्म पेड में तो आपको पता होगा कि ChatGPT 5.5 इस वक्त टॉप पे जा रहा है। 4.8 के अभी तक बेंचमार्क्स वगैरह आए नहीं, इसलिए हमने देखे नहीं, लेकिन वैसे 5.5 ही ऊपर जा रहा था। हम्म तो अब इन्होंने ये किया कि अपनी प्राइस 75%, पहले एक प्रमोशन में कम की थी, अब इन्होंने फ्लैट 75% रिडक्शन कर दी है प्राइस में। और पहले ही इनकी प्राइस जो थी वो जेमिनी 3.5 फ्लैश से कम्पीट कर रही थी। अच्छा। अब जब 75% इन्होंने रिड्यूस कर दी है तो अब सारे का सारा सीन बदल जाएगा। अब ये मार्केट इतनी फास्ट मूविंग है, इतनी फास्ट मूविंग है कि इवन एंटरप्राइजेज डोंट नो व्हाट टू डू। आप फ्री पे जाते हो, आप इस पे जाते हो, आप ऑन द फ्लाई चेंज करते हो अपने मॉडल, कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि एक मॉडल आज टॉप पे है, 2 महीने बाद कोई और टॉप पे होता है, 2 महीने बाद कोई और टॉप पे होता है, फिर पर कोई फ्री मॉडल आता है वो सब कुछ हिला के रख देता है। फिर फ्री मॉडल्स की जो रन करने की कॉस्ट होती है वो इस तरह एकदम कम हो जाती है, जिस तरह डीप सीक ने की है। अब क्या वो वैल्यू फॉर मनी है ChatGPT यूज़ करने में, या किसी और को यूज़ करने में, या जेमिनी को यूज़ करने में? तो मेरे ख्याल से इससे सबसे ज़्यादा जो डैमेज होगा ना वो जेमिनी को होगा। ओए होए होए। और अभी और ख़तरनाक खबर है, ख़तरनाक तो ये तो एंथ्रोपिक के लिए भी मसला बन जाएगा, सबके लिए मसला बन। एंथ्रोपिक की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, एंथ्रोपिक को। 5.5 अल्ट्रा हाई और क्लॉड ओपस 4.7 4.8 बहुत ज़्यादा महंगे, चलो आप बहुत सही ज़्यादा कह रहे हो, महंगे। GPT और जेमिनी को होगा मसला, लेकिन इवन इनको भी होगा बहुत इनको ज़्यादा। तीनों को, इनको तो तीनों को होगा ना मसला। हाँ, अब क्लॉड का आपको पता चला होगा कि वैल्यूएशन में उन्होंने ChatGPT को पीछे छोड़ दिया, मतलब 1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के करीब तरीन पहुंच चुके हैं वो। इसमें भी वो अभी उन्होंने स्कैम है ना, छोटा सा। जी, वो भी आपको मैं बताता हूँ। हम्म इन्होंने क्लाउड ओपस 4.8 लॉन्च किया है इमीडिएटली आफ्टर अमेजोन ने इनको मेरे ख्याल से 70 अरब डॉलर दिए, $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, और वैल्यू की है कंपनी को $950 मिलियन के करीब, बिलियन डॉलर्स के करीब, यानी कि तकरीबन $1 ट्रिलियन। तो अब इनका IPO जब भी होता है तो तब एक्सपेक्टेड ये है कि इनकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा होगी। और दुनिया में आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इस टाइम पे शायद 5-6 ट्रिलियन डॉलर कंपनीज़ हैं, और ये जो कंपनियां अभी तक प्राइवेट हैं, प्राइवेटली ओन्ड हैं, ये उस लेवल पे पहुंच गई हैं। और खैर ये हम बात करने लगे थे क्लाउड ओपस 4.7 की, कि एक नया बेंचमार्क टेस्ट आया है और उसने ना बहुत सारे जो लोगों के ख्यालात थे वो बदल दिए। आपको पता होगा कि बेंचमार्क जो होते हैं उनमें से एक था SWE बेंच प्रो लीडर बोर्ड। यस, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें इसका क्लॉड का जो मॉडल है वो टॉप में था काफ़ी सारी थिंकिंग में, मॉडल टॉप में आ रहा होता था। तो अब पता ही चला कि उसमें जो एक काफ़ी बड़ी परसेंटेज है ना रिजल्ट्स की, वो गलत आ रही थी। वो उस रिज़ल्ट में जो क्लॉड का मॉडल था उसने एक लूप होल निकाल लिया था कि टेस्ट के लिए जो बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स होते थे वो पहले से मौजूद होते थे बेंचमार्क में। क्लॉड सिंपली उधर से एक्सेस करता था डाउनलोडेड कंप्यूटर से ही, और वो सोल्यूशन बता देता था। तो इस वजह से क्लॉड सिंपली टॉप पे आ जाता था। और फिर जो टेस्टिंग का मेथड था वो भी फ्लॉड था। तो इन्होंने अपना एक कंपनी है, उन्होंने नया डाटा कर्व के नाम से बेंचमार्क बनाया। उस बेंचमार्क में जब टेस्ट किया गया तो टॉप पे आया है GPT 5.5,
और उसके करीब भी कोई नहीं आया। आप इस पे अंदाज़ा लगाएं कि 70% एक्यूरेसी रही है GPT 5.5 की, 56% 5.4 की, क्लाउड ओपस 4.7 उससे भी नीचे आया 54%, यानी कि 70 और 54% इतना बड़ा डिफरेंस है अगर आप सॉफ्टवेयर बेंचमार्क में चलाते हैं। ये सॉफ्टवेयर यूजेज की है, ये बाकी यूजेज के काम लिए की नहीं है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए ये बेंचमार्क मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अननोन चीज़ें जो डिफरेंट यूनिक चीज़ें करनी होती हैं, हार्ड टास्क होती है जिसमें बहुत ज़्यादा रीजनिंग रिक्वायर्ड होती है, उसमें 4.7 अभी भी कम्पीट नहीं कर रहा, और 4.8 भी एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट है। उसके जब बेंचमार्क आता है तो उसमें हम देख के बताएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि वो भी 5.5 को बीट नहीं करेगा। ओहो, अब मीथोस आता है तो उसके फिर तो जब ये मीथोस तो बड़ी equivalent फिर तो इनकी उसके जो हाइप थी वो सारी की सारी अभी तो फ़िलहाल सिचुएशन में बैठ गई, जी, सिचुएशनशिप इनकी का शिकार हो सिचुएशन गई। बैठ गई। हाँ, अब क्लाउड की खबरें आ रही हैं कि वो मीथोस लेवल का कोई मॉडल रिलीज़ करने लगे हैं पब्लिक के लिए, अर्ली करेंगे अब। लेकिन उसकी कोई डेट नहीं है। अलबत्ता GPT 5.6 की अपडेट आ चुकी है वो क्या? कि 5.6 आ रहा है विद इन वीक्स। तो दुनिया बड़ी तेज़ से आगे जा रही है। अभी 5.5 की देखिए, कुछ अर्सा पहले हम बात कर रहे थे कि ओपस लीड कर रहा है, क्लाउड लीड कर रहा है, लेकिन अब ChatGPT दोबारा लीड कर रहा है। अब फिर मोमेंटम शिफ्ट हो गया, अब क्लाउड आगे निकल गया था पिछले मोमेंटम की वजह से, अब फिर आप देखेंगे ChatGPT आगे निकल जाएगा मोमेंटम। इवन बेसिक टास्किंग और इन चीज़ों में जो होती है, नॉट के कोडिंग या वाइब कोडिंग या इसके अलावा, इनमें इवन जेमिनाई बहुत आगे फिट जा रहा है, इवन चाहे वो 3.5 है चाहे कोई भी है। जी, जेमिनाई भी बहुत अच्छा है। हाँ, तो अभी ये सिचुएशन जो है ना, ये वॉर चलेगी और इसमें देखना ही पड़ेगा कि हम लोग कहाँ फॉल करते हैं, किस कौन सा हमारे लिए फ़ायदा है। बट एक चीज़ है, ये जो वेरिएशंस आ रही है ना, हर दफ़ा कभी डीप सीक दे देता है कम पैसों में, चीपर वर्जन्स दे देता है। नॉर्मली ये फ्री मॉडल जो हैं ये इनसे काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। अभी जो फ्री मॉडल्स हैं उनमें आपको किमी K 2.6, Xiaomi Mimo 2.5 Pro रीजनिंग मॉडल है, और डीप सीक V4 Pro, ये 3 सबसे सस्ते और केपेबल मॉडल्स हैं। और अब AI की अगर बात कर लिए तो एक छोटी सी खबर और है। पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्लैगशिप स्टोर खोल रहा है एप्पल का, दराज खोल रहा है। दराज खोल चुका है या अभी खोल रहा है? दराज पे लॉन्च हो चुका है, और कल उसमें एक सेल भी लगेगी जिसमें बड़े बड़े डिस्काउंट्स होंगे 2 जून को, यानी अच्छा अच्छा, दिस इज़ अ वेरी गुड। यार पता है क्या, मैं ये सोच रहा था कि मैं लोकल जैसे मर्केंटाइल देता है, जी इवन वो मैकबुक नियोस भी आई हुई है उस पे, जी जो हमने देखी है। हमने देखे एस्टिमेट आपको क्या बताया था, 220 था, 225 पे स्टार्ट हो रहा है। हाँ, मैं बड़ा खुश हुआ था देख के कि इट्स गुड, ऑफिशियली अवेलेबल है, वारंटी शरंटी है वो मर्केंटाइल में, ये भी बताते चलें। लेकिन अच्छा, मैं साथ इसको ये पूछ रहा था कि अगर दराज पे होगा तो बेसिकली ऑफिशियल स्टोर है एप्पल का, आप वहीं से बाय करोगे तो उसकी वारंटी शॉरंटी और उसमें मसला तो नहीं होगा, या वो दराज दे रहा होगा? नहीं, वो दराज नहीं दे रहा होगा, जो ऑफिशियल फ्लैगशिप स्टोर है ना वो दे रहा होगा। जी, ठीक है। तो वो ऑफिशियली जितनी वारंटी होती है उतनी मिलेगी। उसके लिए आपके पास वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स या सारा कुछ आ जाएगा। रिसीट जो आपकी होगी वो ज़ाहिर है आपने ऑनलाइन ख़रीदा होगा तो आपकी ऑनलाइन रिसीट होगी कि आपने इस डेट को ख़रीदा था। दैट्स अ गुड न्यूज़। लेकिन देखते हैं अभी, बल्कि दराज पे इस तरह की डील्स भला हमें दोबारा करनी चाहिए। काफ़ी जो अच्छा रिस्पांस आया था, पहले रिस्पांस भी अच्छा आया था, तो लेट्स सी। बाइंग गाइड्स हम लाजमी करेंगे। तो आई थिंक आज इसे क्लोज करने से पहले एक और बुरी खबर, वो जैसे भी एक तो अच्छी खबर दी थी, अब फिर एंड पे बुरी खबर। चलो दे PTA की खबर है ना सब। सिम अगर आप पहले लेते थे ना तो आप 2 महीने में उसको डिसऑन कर सकते थे, आप फिर उसके बाद नई सिम ले सकते थे। हाँ, अब PTA ने नया रूल पास कर दिया जिसके बाद आप 60 दिन में सिम नहीं चेंज कर सकते। अब आपको 1 साल कम से कम वो सिम रखनी पड़ेगी। आप 1 साल से पहले अपनी सिम नहीं बदल सकते। ये कैसे? मतलब सिम नहीं बदल सकते, नेटवर्क बदल सकते हैं? हाँ, नेटवर्क अभी भी बदल सकेंगे, आई थिंक सो, यस। नहीं, इट्स नॉट क्लियर, लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर, जो नंबर मिलता है हमें सिम नंबर का, आप नहीं चेंज कर नंबर नहीं चेंज कर सकते, वो नंबर 1 साल बाद चेंज कर सकते नंबर हैं। आप 1 साल बाद उसको ख़त्म कर सकते हो। 1 साल तक वो आपकी मलकियत रहेगा। अच्छा, मैं सोचा था कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप उसको 2 महीने कर लो। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इनके मुताबिक कि उसमें लोग जो है ना वो स्कैम वगैरह करते हाँ, हैं। 2 महीने सिम यूज़ की, स्पैमिंग की, स्कैम की, और अगला नंबर ले लिया। तो अच्छा, मैं डर रहा था कि कहीं नेटवर्क भी चेंज ना करने दे, तब तो जाती है। नेटवर्क चेंज करने दे तो कोई इशू नहीं है। हाँ, नेटवर्क फॉर द सेन गाय, फॉर अ ऑनेस्ट गाय, अगर किसी ने नेटवर्क चेंज करना है उसे तो इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, उसकी इजाज़त होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि उस पर कोई मसला होना नहीं चाहिए। हो सकता है मुझे टेलीनॉर से यूफोन पे जाना पड़े। आपको साथ से साथ पे जाना पड़ेगा। तो मैं अपने आप से इजाज़त ले रहा हूँ कि ओके ठीक है, चले जाओ। वो आपको वैसे ही एक से दूसरे पे भेज देगा, आप फिक्र न करें।
या फिर मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो खैर पुरानी हो गई कि वारिद से जैज़ पे जाना मैं एक ज़माने में गया था वारिद से जैज़ पे। है। जी। कोई फ़ायदा हुआ फिर? बहुत ज़्यादा दुनिया बदल गई। किसकी, जैज़ वालों की? नहीं, मेरे फ़ोन पे सामने लिखा है जैज़ वारिद। ओह नाइस पहले वारिद जैज़ था तो इसी तरह यूफोन का होगा। खैर चलो इसी के साथ जो है वो हाँ। इट्स अ रैप। इट्स अ रैप।